आदरणीय प्रधानमंत्री जी भड़काऊ भाषण दे सकते हैं, प्रधानमंत्री जी मुसलमान और हिंदू कर सकते हैं, तब इलेक्शन कमीशन की आंखों पे पट्टी बंध जाएगी, मुंह पे टेप बंध जाएगा, तब इनके हाथ में कोई चोरों की पार्टी सत्ता में रही, भाजपा नहीं, चोरों की पार्टी सत्ता में रही। पूछना पिछले 10 साल में तुमने हमारे समाज के लिए क्या किया? ये भाजपा कांग्रेस समाजवादी पार्टी कहां से पैसा उठाती है? इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के द्वारा साढ़े चंदा है। बट सुप्रीम कोर्ट जल्द ही आप लोगों के सामने वो तत्व रखेगा, आप लोग समझ धरना शेख की औकात नहीं कि इस पार्टी की तरह कल हमें बंद कर देगा, कहेगा तुम जाति और आधार के नाम पर वोट मांगने का काम कर रहे हो। परंतु वोट नहीं बनता तो क्या बनता है? जूता, चप्पल या लाठी? क्या तीनों मारोगे? तीनों मारोगे? ये लोग आपको आपके इतिहास से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको दोबारा खबरें कब नहीं आती? आपको कोई सरकार अपने गरीबों का घर उजाड़े, जो सरकार उनसे उनका घर छीन ले, तो वो क्या बुलडोजर की सरकार को जो अपनी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाती? नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में पहुंच चुका हूं और आज आपको बताते चले बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में देश में 18वें हो रहे लोकसभा आम चुनाव के चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी जो है आज जनपद सीतापुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंच चुके हैं। आइए चलते हैं, सीधा कार्यक्रम की रिपोर्टिंग दिखाएंगे। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की खास अपील है कि जो दर्शक रिपोर्ट को देख रहे हैं वो लगातार शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए चलते हैं आज के इस खास कार्यक्रम की खास रिपोर्ट की तरफ। ये आप देख पा रहे हैं आज के इस खास कार्यक्रम में भारी तादाद में जन सैलाब उमड़ चुका है। सीतापुर में जो महेंद्र सिंह यादव जी के चुनावी जनसभा को संबोधित करने आज यहाँ पर भारी जन सैलाब उमड़ा हुआ है। एक तरफ कार्यक्रम की फुल तस्वीरें और हमारे बीच में जो हरदोई से हमारे राजवर्धन सिंह राजू जी वो भी आए और बाबा साहब का प्रतीक चिन्ह देकर माननीय कोऑर्डिनेटर नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब का स्वागत करने का कष्ट करें। माननीय जो मुकेश लगातार यह पंडाल जो है चुनावी जनसैलाब से भरा हुआ है। जैसा कि खास रिपोर्ट द बुद्धिस्ट की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हाथी देकर यह एक जनसैलाब है जो परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। जो साथी स्वागत करते जा रहे हैं उनसे हमारा निवेदन है कि आप स्वागत करने के बाद आप लोग जो पीछे हमारे जो साथी खड़े हैं उनसे अनुरोध है कि आप लोग बैठने का कष्ट करें। सूर्यकांत निराला जी, राजेश्वर सिंह कुशवाहा जी जिलाध्यक्ष हरदोई, पवन रस्तोगी जी, अनिल कुमार गौतम जी, सत्यपाल सिंह जी, ब्रजेश राय जी, मुस्लिम समाज के जो हमारे प्रतिनिधि चाहते हैं जो बाबा साहब का मोमेंटो देकर स्वागत करेंगे। कर्णानंद भारती, जयवीर गौतम जी मुकुट पहनाकर स्वागत करेंगे। राजेश कुमार और मनोज प्रधान जी, ये कहाँ इसका लिख दिया? आप सभी जो साथी मंच पर खड़े हैं उनसे अनुरोध है कि आप लोग मंच को खाली कर दें। आप ये अनुशासन की बात है, मुझे दोबारा न कहना पड़े। सभी साथियों से जो मंच पर खड़े हैं, बीबीएफ के साथी मंच को खाली कराने का काम करेंगे।
जो भी साथी मंच पर खड़े हैं वो मंच को खाली करने का काम करें। आप लोग अनुशासित तरीके से रहें सभी साथी। और जो साथी स्वागत करते जा रहे हैं उनसे अनुरोध है कि आप लोग स्वागत करने के बाद कोई बात नहीं, ठीक है, हम स्थान खाली करें जिससे दूसरे साथी भी स्वागत कर सकें। उनकी गाड़ी आगे आई है। इनको हटा दो, इनको हटा दो। नीचे बेटा नहीं कर पाओगी, नहीं कर पाओगी। भाई जो स्वागत कर चुके हैं वो मंच कृपया खाली कर दे, निवेदन है हमारा, ताकि अन्य लोगों को मौका मिले। जो हमारे भाई स्वागत कर चुके हैं, नाम पढ़ दो, नाम पढ़ राजेश, इनका नाम हुआ नहीं अभी, राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान जी, प्रत्याशी लोकसभा क्षेत्र मोहनलालगंज। माननीय गोविंद पाल साहब, जिला महासचिव लखनऊ। नितिन कुमार, वरिष्ठ कार्यकर्ता लखनऊ। नीरज कुमार, विधानसभा प्रभारी लखीमपुर से। बलबीर सिंह गौतम जी और हो गया सत कुमार गौतम साहब गुलदस्ता देकर भेंट करेंगे। राजेश सिद्धार्थ जी, मंडल प्रभारी। करुणानंद भारती जी, सनाफ ने कालीचरण भारती जी। जो स्वागत कर चुके वो भाई मंच खाली कर दें, निवेदन है सभी लोगों से। गुड्डू वर्मा प्रधान इंद्रौली से भी निवेदन है। हटो यार, पहले से लिस्ट बनाना चाहिए। हमारे बीच में माननीय माया प्रसाद जी जो हमारी पूर्व मंत्री हैं, उनसे भी हम अनुरोध करेंगे वो भी माननीय नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब का स्वागत करने का कष्ट करें। माननीय माया प्रसाद जी जो पूर्व मंत्री। माननीय राकेश गौतम जी, मंडल कोऑर्डिनेटर। माननीय जी मत लगाए भाई, आप लोग थोड़ा खाली कराओ भाई, ये BBF का क्या काम है? आप क्यों खूब पही है, चमचों को फंड करती है, से छुटबो पैसा आप लोगों के बीच में भेजकर इनको आपको गुमराह करने की कोशिश कराती है। आप जानते हैं इन मोटी मोटी बड़ी बड़ी पार्टियों को पैसा कहां से मिलता है। आप जानते हैं ये भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी कहां से पैसा उठाती है। ये धरना सेठों से पैसा उठाती है साथियों। ये वो पार्टियां हैं जो पिछले सिर्फ 6 सालों में इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के द्वारा 16,500 करोड़ रुपए ये धरना सेठों से चंदे के रूप में ले चुके हैं। साथियों, अब ये कहते तो है चंदा है, बट सुप्रीम कोर्ट जल्द ही आप लोगों के सामने वो तत्व रखेगा। आप लोग समझ जाएंगे ये धरना सेठों से फिरौती ली है इन लोगों ने और हमारे समाज का इस्तेमाल किया है। परंतु साथियों, इस इलेक्ट्रल बॉन्ड के स्कैम के बाद एक पार्टी थी, पूरे देश में सिर्फ एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसने किसी भी धरना सेठ से पैसा नहीं लिया, जो अपने कार्यकर्ता के तन, मन और धन की मेहनत से यहां पे मूवमेंट चला रही है। आप जानते हैं वो कौन सी पार्टी है? हमारी माएं बैठी हैं, बात सुन लो। तुम्हारी बहुजन समाज पार्टी, तुम्हारी बहन जी, तुम्हारे पैसों से ये मूवमेंट चला रही है, तुम्हारे पैसों से ये मूवमेंट चला रही है। कोई धरना सेठ की औकात नहीं कि इस पार्टी की तरफ उंगली उठाकर भी देखे, हमारे समाज की तरफ उंगली उठा के भी देखे, क्योंकि वो जानता है कि ये इस समाज की पार्टी है। साथियों, बीएसपी केवल यहाँ ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में अपने बड़े बड़े धरना सेठों और पंजीपूतियों से, बड़ी बड़ी पूंजीपतियों से और धरना सेठों से पैसा नहीं लेती। बहुजन समाज पार्टी यहाँ अपने कार्यकर्ता, अपने समर्थकों के तन, मन और धन से यहाँ पर उनके बलबूते पे ये मूवमेंट चलाती है। और पिछले कई सालों से, जब से
बहुजन समाज पार्टी अस्तित्व में आई है, जब से स्थापित हुई है, तब से वो आपके तन मन और धन की ओर पे धन की वजह से यहाँ पे इलेक्शन लड़ती आई है और आने वाले भविष्य में भी आप ही की मेहनत से, आप ही के पैसे से पूरे देश भर में बहुजन समाज पार्टी इलेक्शन लड़ती जाएगी। तो साथियों, मैं ये मौका लेता हूँ आप लोगों का एक बार दिल से धन्यवाद करने के लिए कि आप लोग अपने दिन की दहाड़ी से निकालकर, आपके दिन की कमाई से निकालकर 10-10, 100-100 रुपया जो आप इकट्ठा करके पार्टी फंड में जमा करते हैं, उसकी बदौलत हम ये मूवमेंट चला पा रहे हैं। तो आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों की मेहनत को हम ज़ाया नहीं जाने देंगे। आप लोगों की हकों की आवाज़ हम पार्लियामेंट तक पहुँचा कर रहेंगे और आपके लिए काम करते रहेंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बहन जी ने कभी भी, बहुजन समाज पार्टी ने कभी भी कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं किया, क्योंकि बहन जी मानती हैं कि जब यहाँ के लोगों ने, यहाँ की आवाम ने हमें सत्ता में बिठाने का काम किया, हमने बहुत काम किया है अपने समाज के लिए। तो जब भी हम वोट मांगने जाएं, हम अपने कामों के साथ वोट मांगने जाएं। हम आने वाले 5 साल 10 साल के वादों के साथ नहीं जाएंगे। हमने जो पिछले 10-15 सालों में काम किया, हम वो लेके जाएंगे। तो साथियों, इसी आधार पर हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि जब भी कोई विपक्षी पार्टी आप लोगों के बीच में आए वोट मांगने, तो आप उनसे उनके पिछले 10 सालों का काम मांगे कि भाई तुम पिछले 10 साल से सत्ता में थे, पिछले 5 साल से सत्ता में थे, पिछले 2.5 साल से सत्ता में थे, तो तुमने हमारे समाज के लिए क्या काम किए, उसके आधार पे आप उनको वोट देने का काम करेंगे। साथियों, इस बारी सवाल बिना किए कोई वोट नहीं जाएगा। हमारी माँ यहाँ बैठी हैं, आप अपने बच्चों को समझा दीजिएगा कि बेटा इस बारी बिना सवाल किए, बिना जवाब मांगे कोई वोट नहीं देगा। साथियों, इसी क्रम में मैं आप लोगों के बीच में कुछ मुद्दे छोड़ के जाऊंगा, कुछ सवाल छोड़ के जाऊंगा जो आप इन विपक्षी पार्टियों से पूछ सकते हैं। साथियों, पिछले 10 साल से केंद्र की सरकार में कौन सी पार्टी सत्ता में रही? कौन सी पार्टी सत्ता में रही? चोरों की पार्टी सत्ता में रही, भाजपा नहीं, चोरों की पार्टी सत्ता में रही है। तो साथियों, इन चोरों से पूछना पिछले 10 साल में तुमने हमारे समाज के लिए क्या किया। साथियों, पूछना, आप इनसे जाति और धर्म के आधार पे सवाल नहीं करना। अगर हम जाति और धर्म के आधार पे कुछ सवाल कर दिए तो इलेक्शन कमीशन कल हमें बंद कर देगा, कहेगा तुम जाति और आधार के नाम पर वोट मांगने का काम कर रहे हो। परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी भड़काऊ भाषण दे सकते हैं, प्रधानमंत्री जी मुसलमान और हिंदू कर सकते हैं, तब इलेक्शन कमीशन की आंखों पे पट्टी बंध जाएगी, मुंह पे टेप बंध जाएगा, तब इनके हाथ में कोई ताकत नहीं होगी। पर जब साथियों, पर जब आपका बहुजन समाज सवाल उठाता है, तब इनको सारे कानून याद आ जाते हैं। कोई बात नहीं, एक समय आएगा जब गद्दी पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री होंगी और फिर वो कानून के आधार पर यहाँ पर काम करने का पूरी कोशिश करेंगी। साथियों, सो इन चोरों से पिछले 10 साल में रिकॉर्ड मांगिएगा, जाति और धर्म के आधार पर नहीं, और शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार के आधार पर, कि इन क्षेत्रों में, इन 3 क्षेत्रों में इनकी सत्ता में रहने के बाद क्या काम हुए आपके समाज के लिए। साथियों, शिक्षा से शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होती है हमारे बच्चों की शिक्षा। वो कहते हैं ना, बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो, अरे दहाड़ो तो मेरे भाई, शेरनी। साथियों, बाबा साहब क्या कहते थे? शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो। साथियों, ये लोग वो हैं जो हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों की शिक्षा छीनने का काम कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में
इन्होंने सरकारी स्कूलों की इतनी हालत खराब कर दी है, बदतर कर दी है कि आज अगर सरकारी स्कूल के बच्चे को आप गुणा भाग करने को कहो तो 8वीं कक्षा के बच्चे गुणा भाग नहीं कर पाते। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी सरकारी सर्वे बोल रहे हैं। अगर आप उनसे पूछो अंग्रेजी में चल बोल दो बच्चे, तो अंग्रेजी में सब नहीं कर सकते, वो समझ नहीं पाते कि सामने वाला अंग्रेजी में बोल क्या रहा। साथियों, अगर शिक्षा के और नाम पर आपने ये खिलवाड़ किया है तो आप बताइए क्या इन लोगों को वोट बनता है कि नहीं? वोट नहीं बनता तो क्या बनता है? जूता, चप्पल या लाठी? क्या तीनों मारोगे? तीनों मारोगे? ठीक है साथियों, तो एक एक जोड़ी चप्पल निकाल लीजिए, एक एक लाठी निकाल लीजिए और एक एक जूता निकाल लीजिए। वोट मांगने आए उसी हिसाब से उसे वो चप्पल, जूता और डंडा मार मार के उसको बता देना कि जो तुम लोगों ने हमारे से शिक्षा छीनी है उसके बदले तुम्हें वोट नहीं, ये डंडा मिलेगा। साथियों, शिक्षा के नाम पर इनसे जब सवाल करोगे तो ये आपको डिजिटल इंडिया की बात बताएंगे कि हमने डिजिटल इंडिया बनाया है। इंडिया में हर एक बच्चा आज कंप्यूटर पे है, वो टेक्नोलॉजी के बारे में सीख रहा है। परंतु साथियों, हकीकत ये है कि आज 65% से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर तक नहीं है। अगर सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर नहीं होगा तो कहाँ से डिजिटल इंडिया बनेगा? कहाँ से हमारा बच्चा स्कूलों में टेक्नोलॉजी के बारे में सीखेगा? आप ही बताइए साथियों। अगर हमारा बच्चा प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल में पास होकर किसी तरह सरकारी कॉलेजेस में दाखिला ले लेता है तो आप जानते हैं उसका क्या हाल होता है। अभी 10-12 दिन पहले की बात है, कुछ छात्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की यूनिवर्सिटी में, बाबा भीमराव अंबेडकर जी की यूनिवर्सिटी जो है उसमें बाबा साहब की जयंती बनाने की कोशिश कर रहे थे। परंतु वहाँ के प्रोफेसर, डीन, उन लोगों ने क्या किया, बच्चे अपने बाबा साहब को पूज रहे थे तो उनसे वो बर्दाश्त नहीं किया गया, लाठी मार मार कर उनको पीटा, सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर उनको पीटा और फिर उनके खिलाफ फर्जी केस दर्ज कराकर उन्हें जेल में डाल दिया। साथियों, क्या इस स्वतंत्र भारत में, बाबा साहब के भारत में, क्या हमको उनकी जयंती बनाने का हक नहीं है क्या? अगर कोई आपसे वो हक छीने तो उसकी क्या सोच है, आप ही बताइए। कैसी सोच है उसकी अगर वो बाबा साहब की जयंती नहीं बनाने देना चाहता? मानवतावादी जो गंदी सोच है इन लोगों की, जो बाबा साहब को नहीं मानते, जो बच्चे बाबा साहब के बारे में पढ़ते हैं, जो उन्हें अपना भगवान मानते हैं, उनके खिलाफ हैं ये लोग। तो अगर सरकारी कॉलेजेस जहाँ पे शिक्षा दी जाती है, अगर शिक्षा के जन्मदाता, शिक्षा के जो प्रतीक है हमारे, अगर उसकी ही जयंती नहीं बनाने देंगे तो ये लोग किसके साथ हैं और किसके खिलाफ, आप खुद ही समझ जाइएगा साथियों। इन्होंने जातिवादी हमारे बच्चों की शिक्षा तक में घुसा रखी है। ये चाहते नहीं कि हमारे बच्चे पढ़े, हमारे इतिहास के बारे में जाने। आप जानते हैं ना वो बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं? मैं सभी युवाओं से बोलता हूं साथियों, बड़े बुजुर्ग हमेशा कह के गए हैं कि अगर किसी समाज को खत्म करना है तो उसका इतिहास मिटा दो, उसको इसके इतिहास से दूर कर दो। हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेजेस में बाबा साहब का इतिहास है, हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो आज हम जानते हैं कि हमारी ताकत, हमारी शक्ति क्या है। ये लोग आपको आपके इतिहास से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दोबारा से वही गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं साथियों। शिक्षा पर इन्होंने सिर्फ खिलवाड़ किया है। तो जब ये शिक्षा का मुद्दा उठाना हो तो बताइएगा कि जब तुमने हमारे बच्चों को बाबा साहब की जयंती नहीं बनाने दी, जब तुमने हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं दिया सरकारी स्कूलों में, तो किस बात का वोट बनता है तुम्हारा? आप ही बताइए साथियों, वोट बनता है क्या? इसी क्रम में साथियों, जब आप उनसे रोजगार की बात करोगे तो सबसे बड़ा मुद्दा आपके पास है, हमारे युवा साथी झेल रहे हैं ये पेपर लीक होने का। बताइए साथियों, कौन सा महीना होता है जब पेपर लीक नहीं आता?
पेपर लीक की खबरें कब नहीं आती आपको? कोई ऐसा महीना जाता है कि नहीं जाता है? बताइए, नहीं जाता ना। साथियों, इन्होंने जो खिलवाड़ किया है ना आपके साथ, वो आप लोग खुद झेल रहे। हर कोई महीना ये आए खबर आती रहती है कि सिर्फ फलाना सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम पेपर निकला था, वो बच्चे पढ़ने गए, पढ़ के उसको देकर आए और वो पेपर लीक हो गया। सरकार को बहाना मिल गया वो जॉब, वो जो भर्ती निकली थी वो कैंसिल करने का। मानते हैं साथियों, अगर भर्ती नहीं करनी है तो पेपर दिखा के उसको कैंसिल कर दो, लीक करा दो, कैंसिल कर दो, ताकि आपको सरकारी नौकरी ना देनी पड़े। मानते हैं सभी युवा साथी यहाँ पे? बताइए, जितने भी युवा हैं अपना हाथ उठा के बताइए कि आप मानते कि नहीं। साथियों, इनकी पिछले 10 साल सरकार रही, ना हमारे बच्चों को पढ़ने दिया, और जो बच्चे पढ़ लिख कर पेपर दे के आते हैं सरकारी भर्ती के लिए, वो भी लीक करा दिया, क्योंकि ये लोग रोजगार नहीं देना चाहते। ये चाहते नहीं कि किसी तरह आप रोजगार में आ जाए, क्योंकि अगर आपको रोजगार मिल जाएगा तो बाबा साहब ने जो आपके लिए आरक्षण तय किया है वो भी आपको मिल जाएगा। तो जब आपको नौकरी नहीं देनी पड़ेगी तो आपको आरक्षण नहीं देना पड़ेगा। ये साथियों सोची समझी साजिश है इन लोगों की कि आपको आपकी पढ़ाई से, आपके इतिहास से, आपके आरक्षण से आपको दूर करना चाहते हैं। अब बताओ, अगर कोई सरकार, कोई पार्टी आपको आपके हकों से दूर रखे, आपको आपके इतिहास से दूर रखे, तो वो पार्टी को क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप ही बताइए? चोर, चोर कहेंगे आप ऐसी पार्टी को। साथियों, भारत की जनता ने इन्हें वोट डाला है, कोई विश्वास करके ही वोट डाला होगा। तो जो विश्वासघात करे उसे क्या कहते हैं? गद्दार कहते हैं, गद्दार। ये पार्टी गद्दार है, ये आपकी गुनहगार है। साथियों, इनका समय पूरा हो गया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, ऐसा नहीं है कि ये सरकार आपको रोजगार नहीं दे सकती। आप जानते हैं कि सेंटर में 30 लाख से पद खाली पड़े हैं, 30 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं। चाहे तो ये कल आपको रोजगार दे चाहे तो आपको कल रोजगार दे दे, परंतु इनकी नीयत नहीं है, इनकी इच्छा नहीं है कि आप कभी रोजगार में आ जाओ। तो साथियों, ऐसी सरकार जो रोजगार नहीं देती, जो पढ़ने नहीं देती, ऐसी सरकार को कोई हक नहीं सत्ता में आने का, ऐसी सरकार को कोई हक नहीं आपके बीच में आने का। ऐसे लोग अगर आपके बीच में आए तो जूता निकाल के रेडी कर लीजिएगा कि वोट की जगह जूता मारने का समय आ गया है इनको। साथियों, कुछ दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मंच से कहा था कि कुछ लोग उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को बुलडोजर की सरकार कहकर बदनाम कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, जो सरकार अपने गरीबों का घर उजाड़े, जो सरकार उनसे उनका घर छीन ले, तो वो क्या बुलडोजर की सरकार नहीं है? आप ही बता दीजिए। बुलडोजर की सरकार है कि नहीं, आप ही बता दीजिए। साथियों, ये बुलडोजर की सरकार पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नहीं, वो बुलडोजर की सरकार नहीं है। तुम्हें आंखें खोलनी चाहिए और देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कितनी प्रगति हो रही है, कितना व्यापार बढ़ रहा है। तो साथियों, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अगर कहेंगे आंखें खोल के देखो, तो हमने कोशिश करी, ढूंढा कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। घर उजाड़ना तो एक कहानी थी, दूसरी ओर क्या चल रहा है, हमने वो भी पढ़ने की और समझने की कोशिश करी। तो साथियों, पाया कि यूपी आज पूरे देश में नंबर 1 बन चुका है। उद्योग में नहीं, अपनी बहन बेटियों पे अत्याचार करने के लिए देश में नंबर 1 बन चुका है। लालच है ऐसी सरकार को जो अपनी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाती। साथियों, उससे भी डरावना, उससे भी डरावना कि उन्होंने जब इनको एक तरफा वोट डाला पिछले विधानसभा आम चुनाव में, तो
इनको जिताकर इन्होंने 100 से ज़्यादा सीटें दिलवाई विधानसभा में, परंतु 100 से ज़्यादा विधायक होने के बावजूद पिछले 2.5 सालों में जब जब हमारे मुसलमान भाइयों पर बहनों पर अत्याचार हुआ तो इनमें से कोई भी एक विधायक उठकर क्या अपने समाज के लिए खड़ा हुआ, उसके लिए हकों के लिए लड़ा कि नहीं लड़ा, आप बखूबी जानते हैं। साथियों, जो पार्टी अपने समाज के लिए नहीं लड़ सकती, क्या उस पार्टी को सत्ता में रहने का हक है? क्या उसको आपके वोट का हक है? नहीं ना। तो अगली बारी जब साइकिल पे बैठ के आए तो वो साइकिल का पहिया घुमाकर भाई साहब को जिस ओर से आए थे उसी ओर में वापस भेज देना और बता देना कि ये अब तुम्हारा घर नहीं, ये भातियों का घर है, ये बहुजन समाज का घर है, यहाँ पे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। साथियों, ये अपने समाज के लिए तो आवाज़ नहीं उठा सकते, परंतु जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था तो तब इनके सारे विधायक दौड़ कर गए थे और उस बिल को फाड़ने का काम कर रहे थे, उसके खिलाफ वोट करने का काम कर रहे थे। साथियों, इन्होंने आपसे आपका वोट लिया और आप ही के खिलाफ जाकर संसद में आपके खिलाफ काम करने का काम किया। साथियों, परंतु कोई पार्टी किसी समाज की रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। आप समाजवादी पार्टी के परिवार को छोड़कर कोई भी एक आज इस बारी टिकट का जिस तरीके से उन्होंने टिकट बांटा है, आप बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के घर के अलावा किसी एक यादव को इन्होंने वोट दिया हो, इन्होंने अपने समाज से किसी को भी सीट दी हो, टिकट दी हो जो वो लड़के पार्लियामेंट में जाने का काम कर सके। साथियों, अगर आप इनका टिकट सिलेक्शन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो समाजवादी पार्टी है, इनके अखिलेश यादव जी के परिवार से ही सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। परंतु मुझे समझ नहीं आता, क्या यादव समाज में और लोग नहीं हैं, और काबिल लोग नहीं हैं जो पार्लियामेंट में जाकर उनके हकों की बात उठा सके? आप बता दीजिए, आपको मंच पे दिख रहे हैं वो काबिल लोग कि नहीं दिख रहे? आप बता दीजिए साथियों, दिख रहे हैं ना? यादव समाज से भी दिख रहे हैं ना लोग? देखियो साथियों, अगर अखिलेश यादव जी समझते हैं कि वो यादव समाज पर राज करते हैं तो इस बारी यहाँ पर हमारे महेंद्र सिंह यादव जी को जिताकर बता दीजिएगा उनको कि यादव समाज उनकी जागीर नहीं है। साथियों, इतना ही नहीं बल्कि हमने तो सुना है कि वो बेचारे अभी एक सीट पर 4 पर्चे भरवा रहे हैं। बेचारे घबराए हुए हैं कि किसको सीट दें, किसको टिकट दें, क्योंकि उनसे समझा नहीं जा रहा, उनसे अपनी पार्टी संभाली नहीं जा रही। तो साथियों, जो अपनी पार्टी नहीं संभाल सकता, क्या वो आपके लिए, हकों के लिए लड़ सकता है? क्या वो प्रदेश संभाल सकता है? क्या वो देश संभाल सकता है? आप ही बताइए साथियों। तो अब साइकिल का पत्ता काट दिया, भाजपा का पत्ता काट दिया, रहा आपका हाथ जो आप लोगों के बीच में आके वोट मांगेगा। साथियों, कांग्रेस पार्टी भी आप लोगों के बीच में आएगी। वो पिछले कुछ महीनों से भारत जोड़ने में लगी है। 60 सालों में उनसे भारत जुड़ा नहीं, परंतु अब जब उनका अस्तित्व खतरे में है तो उन्हें लगता है कि भारत जोड़ना पड़ेगा, हमारे SC ST OBC समाज को रिजर्वेशन देना पड़ेगा। परंतु अब बता दीजिएगा कि भाई, जब 60 साल से हम तुम्हें नहीं दिखे तो अब जब तुम्हारी पूरा अस्तित्व खतरे में आ गया है तब तुम्हें हमारी याद आ रही है। बताइए साथियों, जो बुरे समय में याद करे, जो अच्छे समय में भूल जाए, क्या ऐसा कोई साथी होता है या ऐसा कोई दुश्मन होता है? आप ही बताइए, ऐसे को दुश्मन कहेंगे कि साथी? आप ही बताइए। दुश्मन कोई बात नहीं,
अभी हल्के से बोल रहे हो, क्योंकि उसका वजूद नहीं है, मैं समझता हूँ, ना उसका आधार है इधर। खामखा उसके बारे में बोलकर उसकी खामखा प्रमोशन कर दी। अब कांग्रेस पार्टी से भी बोलना पड़ेगा कि भाई जनता को माफ़ करो, जाने दो यहाँ से, माफ़ करो। साथियों, जो सरकार, जो पार्टियां पिछले 10 सालों से आपके खिलाफ चलकर काम कर रही हैं, अब आपने ये तो मान लिया कि उनके लिए वोट नहीं डालना है, बट जिस पार्टी ने आप सत्ता में रहकर आप लोगों के लिए दिन रात एक कर काम करने का काम किया, जिस नेता ने अपना पूरा परिवार त्याग दिया, जिसने अपनी पूरी जिंदगी त्याग दी आपके हकों के लिए, अब आप लोगों से मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप उनके कामों के बारे में जानें और समाज में जाकर उनके कामों के बारे में बताएं, ताकि आपके साथ साथ पूरा समाज इस बार इस लोकसभा चुनाव में हाथी के सामने वाला बटन दबाकर उनको प्रधानमंत्री बनाने की पूरी कोशिश करें। साथियों, मैं बहन जी के भी कुछ कार्य आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा, क्योंकि हम मैनिफेस्टो नहीं जारी करते। करूंगा कि आप इनको वोट कर लोकसभा का काम करें। साथियों, श्याम केसर अवस्थी जी जो हमारे प्रत्याशी हैं, आप इनको भी भरपूर वोटों से जिताकर लोकसभा में भेजने का काम करें। साथियों, महेंद्र सिंह यादव जी जो हमारे यहाँ सीतापुर से लड़ रहे हैं, आप उनको भी भरपूर वोट से जिताकर यहाँ पर पार्लियामेंट में भेजने का काम करें। हमारे BR अहिरवार जी, आप उनको भी भारी वोटों से जिताकर पार्लियामेंट में भेजने का काम करें। साथ ही साथ हमारे अंशे कांडला जी, आप उनको भी भारी वोटों से जिताकर पार्लियामेंट में भेजने का काम करें। और साथ ही राजेश जी, मनोज प्रधान जी, आप उनको भी भारी वोटों से जिताकर पार्लियामेंट में भेजने का काम करें। आप लोगों से पुरजोर अपील है, आप लोग हमारे सभी प्रत्याशियों को जिताकर लोकसभा में भेजें, ताकि हमारे सभी प्रत्याशी बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करें और प्रधानमंत्री बनकर बहन जी आप लोगों के हकों के लिए दिन रात मेहनत करें और आप लोगों को आपके पैरों पर खड़ा होकर सके। आप लोगों से यही अपील करते हुए एक बार दोबारा आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी देर तक हमें सुनते रहे, आपने इतनी गर्मी में अपना कीमती समय निकाला। आप लोगों को दिल से धन्यवाद। जय भीम। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। आज की इस खास रिपोर्ट के लिए बस इतना ही। जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें।